इजी आएगा, पहले माइंड में डाल लो, मैं सही में बता रहा हूँ। उसके बाद आपका फिजिकल इजी आएगा और उसके बाद आपको ऑर्गेनिक इजी आएगा। इस वे में आप स्कोर करने का चालू करो, ठीक है। आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूँ मैक्सिमम स्कोर निकालने के लिए। तो आपकी इनऑर्गेनिक में एक भी चैप्टर नहीं छूटना चाहिए, आपका फिजिकल में मैं एक भी चैप्टर छूटने नहीं दूंगा। अगर आपको किसी केस में लगता है कि ऑर्गेनिक का ये पार्ट मेरे को टफ लग रहा है या इससे एक ही क्वेश्चन आता है, मैं छोड़ सकता हूं, तो वहां पे आप कुछ कुछ कॉन्सेप्ट छोड़ सकते हो, बहुत कम, ठीक है। जहां ऐसा लगता है ना कि हम फुल सिलेबस नहीं कवर कर पाएंगे, एक छोटी सी चीज छोड़नी है तो वो छोड़ेंगे। क्लियर है? तो चलो आज मैं आपके साथ स्टार्ट करने वाला हूं। 60 लोग हैं। वेलकम एवरीवन टू लाइव क्लास। आज का लेक्चर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा और आज के लेक्चर से और शाम के लेक्चर से आपका एक क्वेश्चन जेईई मेंस में पक्का पक्का आएगा। 10 सॉलिड स्टेट। इस चैप्टर की खासियत बताऊं तो बहुत ही लिमिटेड, बड़ा ही लिमिटेड आपका वो है, क्या चीज है, लिमिटेड सिलेबस है, मतलब लिमिटेड कॉन्सेप्ट है, बहुत फिक्स कॉन्सेप्ट है, बार बार सेम चीज रिपीट होगा। उसके बाद इसके मैंने जो क्वेश्चंस देखे अभी 2021 के जुलाई वाले, वो मेरे क्लास से पूरे क्वेश्चंस आ रखे हैं, ठीक है। अगर मैं आपको क्वेश्चन भी याद दिलाऊं, आपको क्वेश्चन बोला गया था कि ए जो है वो बेटा एफसीसी बना रहा है और बी जो है वो 50% ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड ले रहा है, तो बताओ फॉर्मूला क्या होगा। क्या ये क्वेश्चन था मेरे ख्याल से आप लोग का, आई थिंक सो 25 का शिफ्ट 2 था क्या, कि 22 का शिफ्ट 2 था, शायद 22 का शिफ्ट 2 का ये क्वेश्चन है। और ये मैं क्वेश्चन करा चुका हूं आप लोग को क्लास में, ठीक है। ओके तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको एकदम मजा आ जाएगा। तो स्टार्ट करें अपन लोग। ओके लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। सब लोग रेडी क्या? अच्छा, ये हमारे कोर्स का नाम है रीबाउंड, मैंने बहुत सोच समझ के रखा है, जो कि अभी अगस्त से मैंने स्टार्ट कर दिया है। चलो लेट्स स्टार्ट सॉलिड स्टेट। किसी को दिक्कत? 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, किसी को दिक्कत? अगर ऐसा लगा कि शाम के नहीं हो पा रहे तो क्लास एक्सटेंड कर दूंगा मैं, ठीक। 10 सॉलिड स्टेट स्टार्ट करें। एवरीवन एक बार सब लोग यस 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 कर दो, डन। चलो कोर्स पूरा होगा, बिल्कुल कोर्स पूरा होगा, चलो ठीक है। 1 घंटे में तो नहीं कर पाऊंगा, 2 घंटा लग जाएगा। चलो स्टार्ट, क्लास ड्यूरेशन अभी चलने दो सर, अभी अभी तो आए हो, अभी अभी कहाँ जाओगे। स्टार्ट करें। चलो सबसे पहले आपको पता है 3 टाइप के स्टेट होते हैं, हम लोग केमिस्ट्री में 3 चैप्टर पढ़ने वाले, द सॉलिड स्टेट, इसका दूसरा भाई आता है बाद में सॉल्यूशंस, और इसका तीसरा भाई आता है गैसियस स्टेट। ये तीनों भाई हैं, ठीक है, बीच वाली बहन है, ठीक है। सॉल्यूशन और गैसियस स्टेट 3 पढ़ना है, तो आपको सबसे पहले पढ़ना है सॉलिड। व्हाट इज अ सॉलिड? सिंपल सी बात है सर, व्हाट इज सॉलिड? ऐसा मटेरियल जिसको हम ना कंप्रेस कर सकते हैं और ना हम एक्सपैंड कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल सी बात, मैं हीट वीट करने की बात नहीं कर रहा हूं। आप बोलोगे सर मैं तो नीचे से आग लगा दूंगा, वो वाली बात नहीं है। तो ये अपना पूरा रिजिड होता है भाई, एकदम रिजिड, ठीक है। और इसके पास एक डेफिनाइट शेप होगी और डेफिनाइट वॉल्यूम होगी। क्या ये बात क्लियर है क्या? सिंपल सा सॉलिड स्टेट पढ़ रहे हैं, मतलब एक सॉलिड है जो रिजिड है, डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। चलो इसका क्लासिफिकेशन मैं आपको करूं तो हम इसको अभी 2 टाइप के क्लासिफाई करने वाले हैं, ठीक है। चलो आप ध्यान से देखेंगे ये वाली चीज को। क्या आपको ये नजर आ रहा है? ध्यान से देख लो, ये आपको बहुत हेल्प करने वाला है। इज दिस विजिबल टू एवरीवन? चलो ओके ध्यान से देखो। सबसे पहले हम सॉलिड को 4 लेवल पे डिवाइड करते हैं, आयनिक सॉलिड, कोवेलेंट सॉलिड, मेटेलिक सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड, ठीक है। ये 4 टाइप के सॉलिड, किसी टाइप का भी क्लासिफिकेशन आपसे पूछा जाता है। और सेकंड हम क्या क्लासिफिकेशन करते हैं? सेकंड हम करते हैं ये वाला, कौन सा? क्रिस्टलाइन और एमरफस। याद आ गया सभी को? इससे क्वेश्चन आ सकता है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये 2 टाइप के क्लासिफिकेशन होते हैं। चलो सबसे पहले अपन ये वाला पढ़ते हैं। तो आयनिक में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल कौन सा होता है? ऑब्वियस ही बात है आयंस होंगे। इंटरेक्शन कौन सा होता है? कूलम्बिक अट्रैक्शन, कूलम फोर्स से अट्रैक्टेड होते हैं। याद रखना मेल्टिंग पॉइंट वेरी हाई होता है, काफी हाई होता है, इतना पहले समझते हैं तीनों में। कोवेलेंट सॉलिड में कौन कौन से पार्टिकल मिलके बनते हैं? डिफरेंट एटम्स मिलके बन रहे होते हैं। कोवेलेंट नाम है तो कोवेलेंट बॉन्ड होगा। और अब यहां पे पॉइंट नोट करेंगे, सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका होगा? वो होगा आपका कोवेलेंट सॉलिड का। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके जेईई मेंस में पूछा जा सकता है। क्या ये बात नोट हो गई? क्या ये बात क्लियर है?
कौन सा सॉलिड है जिसका सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है? तो आप क्या आंसर दोगे? कोवेलेंट। कोवेलेंट सॉलिड। एक बार मेरे को मैसेज में रिस्पॉन्ड करके बता दो, क्या समझ में आ गई ये चीज? क्लियर है? डन। उसके बाद मेटेलिक में ऑब्वियस सी बात है, मेटल आयन से बनेंगे, मेटेलिक बॉन्डिंग होगी, और इसका भी हाई होता है बट उतना नहीं होता, ये सब कोवेलेंट सबसे ज्यादा होता है मेल्टिंग पॉइंट। और मॉलिक्यूलर का सबसे लो होता है, क्योंकि वंडरवॉल बॉन्ड रहते हैं। वेंडरवॉल्ड आप सबको पता है भैया, वीक बॉन्ड होते हैं, तो मेल्टिंग जल्दी से मेल्ट हो जाएगा, टूट जाएगा चीजें। तो यहां से पहला क्वेश्चन हमारा बन गया क्या, कि सबसे हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है कोवेलेंट सॉलिड का, और सबसे लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं होगा। चलो नीचे आते हैं, ध्यान से देखो। अब आते ये मेन क्वेश्चन, कंडक्टिविटी, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की बात चल रही है, ठीक है। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, यहां से देखो, मेटल है, कोई भी मेटल कंडक्टर ही होता है, आप सभी लोग को पता है, कोई भी मेटल ले लो वो कंडक्टर ही होगा, ठीक है। तुम स्टील को पकड़ लोगे, ठीक है, किसी भी एल्यूमिनियम को पकड़ लोगे, सब अपन ये हो गए हमारे कंडक्टर। ओके, देन आपका मॉलिक्यूलर होगा इंसुलेटर। मान लो कि पानी का मॉलिक्यूल है, ठीक है, यह तुम्हारे पास I2 है, तो क्या ये कंडक्ट कराएगा इलेक्ट्रिसिटी? बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो ये दोनों एकदम क्लियर रखना, मेटल आ रहा है तो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, और मॉलिक्यूलर आ रहा है तो इंसुलेटर, कभी नहीं कराएगा। क्लियर है? इजी वाली चीज हो गई। अब ध्यान से देखो, यहां से क्वेश्चन आता है आयनिक में। आयनिक हमेशा आपको पता होगा कि हमेशा किसमें होता है? चार्ज में होता है, ठीक है। तो जब ये सॉलिड स्टेट में है, मैं थोड़ा सा जूम कर दूं क्या, ध्यान से देखो, जब ये सॉलिड स्टेट में है तब तो ये इंसुलेटर है, मतलब अगर ये अपना सॉलिड है तब कंडक्ट नहीं कराएगा। लेकिन अगर मैं इसको पानी में डुबा दूं, मोल्टन स्टेट में ले जाऊं, तब ये कंडक्टर बन जाता है। सो ये आपको पता होना चाहिए कि आयनिक सॉलिड जो है वो मोल्टन स्टेट में तो कंडक्टर होता है, लेकिन सॉलिड स्टेट में इंसुलेटर होता है। क्लियर है? सर कोवेलेंट का भी बता दो। कोवेलेंट हमेशा इंसुलेटर होते हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराते, लेकिन एक जो है वो यहां पर बेशर्मी करता है, और वो कौन है? एक जो कंपाउंड है वो बेशर्मी करता है। जेई मेंस का क्वेश्चन अगर ऐसा आया तो कौन सा आपका कोवेलेंट सॉलिड है जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराता है? कुछ भी पूछ सकते हैं भाई, जेई मींस इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करा सकते हैं, ये एक आपका क्वेश्चन हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, आंसर क्या होगा भैया? ग्रेफाइट। पूरा खोद के निकालूंगा, सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन भी बचेगा नहीं जो सॉल्व ना हो, ठीक है। चलो क्लियर है। अब इसके बाद लास्ट आपके एग्जाम्पल बता दो सर। अगर मेटेलिक है तो सारे मेटल आ जाएंगे, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, सोडियम, है ना, ये सारी चीज, ये सारे आपके हो गए मेटल्स। देन आपके मॉलिक्यूलर में आपके मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे, लाइक वाटर मॉलिक्यूल, I2 मॉलिक्यूल, CO2 मॉलिक्यूल, देन आपका मीथेन मॉलिक्यूल, ब्रोमीन, Br2 मॉलिक्यूल, सारे मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। कोवेलेंट में आपको याद रखना है, आपके पास डायमंड आ जाएगा, ठीक है, डायमंड, सिलिका आ जाएगा, SiO2, सिलिका आ गया। और आयनिक में तो आपके जितने भी सॉल्ट रख लो, NaCl, KACl, सब आयन है, Na+Cl-, K+Cl-, ZnS, CaF2, MgCl2। क्लियर है क्या? सर आपको इस क्लासिफिकेशन में कोई डाउट हुआ तो जल्दी से बता दो, मैं थोड़ा स्पीड कर रहा हूँ लेक्चर को। यहां तक किसको किसको डाउट हुआ? ये टेबल से क्वेश्चन आ सकता है, मेक श्योर आपको सब चीज समझ आ गई होगी, ठीक, नो डाउट। सर आगे चल लें? चलो बेटा, बब्बन जी उसके बारे में बात करेंगे बाद में। सेकंड आपका क्लासिफिकेशन, अब मैं इसमें आ जाता हूं, किधर गया किधर गया किधर गया, क्रिस्टलाइन और एमरफस, ठीक है। चलो आप मेरे को बताते चलना क्रिस्टलाइन और एमरफस के में डिफरेंस, जितना मैं लिख रहा हूं उससे बाहर नहीं आएगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, व्हाट इज एमरफस सॉलिड? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये लॉन्ग ऑर्डर होता है सर जी, और ये शॉर्ट ऑर्डर होता है, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ? ये लंबे समय लॉन्ग ऑर्डर तक चलता है, और ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर होता है। क्लियर है? पहला इसका मेन डिफरेंस जो आपको लगेगा कि हाँ, इसके पास सर डेफिनाइट एक मेल्टिंग पॉइंट होता है, और सर इसके पास इनडेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट होता है। इसका क्या मतलब हुआ सर? जैसे मैंने बोल दिया कि इस पर्टिकुलर ए सॉलिड का 300, कुछ भी मैं एग्जांपल ले रहा हूं, 300 केल्विन मेल्टिंग पॉइंट है मान लो, तो आपको पता है कि एक डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन अगर यहां पर एक सॉलिड बी है तो हमको नहीं पता कि डेफिनाइट क्या है, कभी ये 300 में भी हो जाएगा,
कभी ये 305 में भी 350 में भी मेल्ट हो जाएगा। सो इट डज नॉट हैव डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको ये पता होना चाहिए कि ये क्वांटिटी जो होती है आपकी क्रिस्टलाइन, ये एनिस्ट्रोपिक होती है, और ये जो होते हैं सर वो आइसोट्रोपिक होता है। अब आपको बहुत अच्छे से याद होगा, आइसो का मतलब क्या होता है? सेम। आइसो का क्या मतलब होता है? सेम। सेम। तो इसका क्या मतलब हुआ? एमोर्फस आपका आइसोट्रोपिक होता है। तो आइसोट्रोपिक का मतलब कोई मेरे को बता रहे हैं क्या सर? आइसोट्रोपिक का मतलब हो गया कि आप किसी डायरेक्शन में भी चले जाओ, इधर चले जाओ, आप मान लो सॉलिड के बीच में बैठ गए हो, आप इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर चले जाओ, इधर। मान लो एक फिजिकल क्वांटिटी ली आपने x, तो x की वैल्यू इधर भी सेम आएगी, इधर भी सेम आएगी, इधर भी सेम आएगी, क्योंकि आइसो है ना भाई मेरे। और इसका उल्टा कर दो, आप सॉलिड के बीच में बैठ गए, इधर जाओगे x की वैल्यू अलग आ रही, इधर जाओगे x की वैल्यू अलग आ रही, इधर जाओगे अलग आ रही, अलग आ रही, अलग आ रही है। क्लियर है? तो क्रिस्टलाइन इज एनिस्ट्रोपिक एंड दिस इज आइसोट्रोपिक। क्या बात क्लियर है? अब अगर खुदा ना खास्ता एडवांस लेवल का थोड़ा सा पूछ लिया जाए, तो दोनों की कूलिंग कर्व भी मैं आपको बता देता हूं। ठीक है, कूलिंग कर्व। यहां पर आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम, और यहां पे भी आपका टेम्परेचर वर्सेस टाइम। दिस इज फॉर क्रिस्टलाइन एंड दिस इज फॉर एमरफस। ठीक है, कूलिंग कर्व मैं आपको बता रहा हूं। कुछ इस तरह से कूलिंग कर्व होती है हमारी क्रिस्टलाइन की, और कुछ इस तरीके से कूलिंग कर्व होती है हमारी एमरफस की। यहां पर L, यहां पे S, यहां पे L, यहां पे आपका S। ठीक है, दिस इज आपका, ये हो जाएगा आपका, देख लो, दिख रहा होगा सॉलिड से लिक्विड जा रहे, तो ये क्या होगा आपका? मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? ध्यान से देख लो। ठीक है, ये आपका मेल्टिंग पॉइंट होगा कि नहीं होगा? क्या मेरी पिछली बात जस्टिफाई हो रही है क्या? देखो, इससे क्या समझ में आया कि क्रिस्टलाइन के पास डेफिनाइट मेल्टिंग पॉइंट है, कि आप देखो यही इसका मेल्टिंग पॉइंट है। देखो वाई आपका एक्स एक्सिस के साथ पैरेलल है, मतलब आपका केवल यही और यही मेल्टिंग पॉइंट है। लेकिन इस केस में देखो, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये, कभी ये। ठीक है, फील आ गई क्या सर? कूलिंग कर्व का समझ में आ गया? किसी को डाउट? दोनों अपने अपन ने जो वो किया, डन 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 सर। चलो अब अपन आते हैं, ये तो ऐसे ही चल रहा था अभी। नाउ लेट्स कम टू क्रिस्टल सिस्टम। सर व्हाट इज अ क्रिस्टल सिस्टम? एनीवन? ओपन टू ऑल क्वेश्चन। सर व्हाट इज अ क्रिस्टल सिस्टम? अच्छा, सबसे पहली बात, सिर्फ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ते हैं अपनी जिंदगी में आगे चल के। ठीक है, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। चलो, हाँ हाँ जी सर, बहुत बढ़िया। सर हम 3D अरेंजमेंट कर दें, अगर हम 3D अरेंजमेंट कर दें, किसका? 3D अरेंजमेंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। अगर मैं क्रिस्टलाइन सॉलिड को लेकर के चिपका चिपका के 3D में अरेंज कर दूं, जिसका एक्स एक्सिस भी हो, वाई एक्सिस भी हो और जेड एक्सिस भी हो, तो मेरे को एक पूरा क्रिस्टल सिस्टम मिल रहा होता है। ठीक है, चलो। और उसके स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलेंगे? किसी को पता है? जिस छोटे छोटे से हम मिला के बना रहे हैं, उस स्मॉलेस्ट यूनिट को हम क्या बोलते हैं? एनीवन? ओपन टू ऑल, यूनिट सेल। बहुत बढ़िया। ठीक है, सबको समझ में आ गया। छोटे 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 यूनिट सेल्स को मिलाया तो एक पूरा बड़ा सा क्रिस्टल सिस्टम बन गया। तो आपको नहीं लगता कि ये क्रिस्टल सिस्टम के पास एक एक्स एक्सिस भी होगा, एक वाई एक्सिस भी होगा और एक जेड एक्सिस भी होगा? क्या मान रहे हो मेरी बात? बिल्कुल मानेंगे सर। तो अगर आपका ये क्रिस्टल ऐसा है कुछ, अभी मैं स्क्वायर में बना रहा हूं, मैं पूरा क्यूबिकल नहीं बना रहा हूं। ठीक है, अगर ये आपका क्रिस्टल कुछ ऐसा है, तो आपको नहीं लगता कि फिर इसका एक और बनाना पड़ेगा? आपका एक इसका इंटरसेप्ट एक्स का होगा, एक इंटरसेप्ट वाई का होगा, एक इंटरसेप्ट जेड का होगा। तो एक्स इंटरसेप्ट को मैं क्या नाम दे दूंगा? ए। वाई इंटरसेप्ट को मैं क्या नाम दे दूंगा? बी। और जेड इंटरसेप्ट को मैं क्या नाम देता हूं? सी। जो ये लेंथ हो गया ए, समझ गया ना? ये बी और ये सी। सर अगर काट रहा है तो एक एंगल पे भी काटेगा। मैं एंगल पूरा नहीं बनाया हूं क्योंकि क्यूबिकल नहीं बनाया हूं। तो ये अल्फा इसके साथ काटेगा, बीटा इसके साथ काटेगा और गामा इसके साथ काटेगा। सो आपका एंगल आ गया अल्फा, बीटा और गामा। यहां तक कोई डाउट? एनीवन हैविंग डाउट? नहीं, आगे चले। ठीक है, चलो। तो सर हमारी जिंदगी में 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं।
7 क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, हमने अलग अलग यूनिट सेल्स को अरेंज किया, 3D में बनाया, तो टोटल 7 होते हैं। मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, रुको 7 को। चलो ये देखो, these are the 7 crystal system available in इंडिया, यूएस, सब अपने पूरे वर्ल्ड में। ठीक है, चलो ध्यान से देखेंगे। 7 होते हैं, कौन कौन से? CTOMTTH, आपको लाइन से याद रखना है, आपको लाइन से याद रखना है अगर जेई में स्कोर करना है। ठीक है, देख लो ध्यान से, CTOMTTH। ठीक है, सबसे पहले आपका आ गया क्यूबिक, टेट्रागोनल, ऑर्थोरोम्बिक, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल को हम प्रेम से रोम्बोहिड्रल भी बोलते हैं, एंड लास्ट इज हेक्सागोनल। क्लियर है सर जी? कोई दिक्कत परेशानी नहीं? ओके, ये आपको याद रखना है, CTOMTTH। ठीक है, बोलने में ही मजा आ रहा है। ठीक है, CTOMTTH, ये याद हो गया। सर अपन इसको लाइन से क्यों याद रखें, इसका कोई फायदा है क्या? बिल्कुल फायदा है। अभी आप देखो ऊपर अच्छे से, पहले क्या करना है आपको, ये इंटरसेप्ट है, ये एंगल है, और कितने टाइप हो सकते हैं, टाइप को अभी मारो गोली। ठीक है, ध्यान से देखो, A इक्वल्स टू B इक्वल्स टू C, अल्फा इज इक्वल्स टू बीटा इज इक्वल्स टू गामा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ठीक है, सेकंड में मैंने क्या किया, देखो यहां पर इक्वल टू को काट दिया। थर्ड में मैंने क्या किया, देखो 2 बार काट दिया। इस फोर्थ में मैंने क्या किया, 3 बार ही काट दिया। और इसमें मैंने क्या किया, चारों को काट दिया। फील आई क्या? क्यों लाइन से याद करना है? पहले सारे इक्वल, फिर एक नॉन इक्वल, 2 नॉन इक्वल, 3 नॉन इक्वल, 4 नॉन इक्वल। इससे अपने को याद आ गया, अपने को चीजें याद हो गई, है ना? उसके बाद सर वापस से आप सबको इक्वल कर दो, जैसा था वैसा वापस कर दो, जैसा था वैसा मैंने वापस कर दिया। बस क्या करूंगा, इस 90 को मैं 60 कर दूंगा, इस 90 को मैं 60 कर दूंगा। और लास्ट वाला आपको स्पेशल याद रखना होगा कि हेक्सागोनल लास्ट वाले को हमको A इज इक्वल्स टू बी नॉट इक्वल्स टू सी होता है सर। ठीक है, और अल्फा बीटा 90 और गामा 120। ये आपको एक एक्सपेक्ट मतलब अपने पास याद करने की ट्रिक नहीं है, तो अपन एक एक्सेप्शनल करके याद कर लेते हैं। ठीक, तो चलो ये भी आपके सामने था। अब अपन मान लो याद करना चाहिए, तो क्या था हमारा, CTOMTTH, याद हो गया। ठीक, चारों इक्वल, इसमें क्या होता है भाई आपको याद है क्या, चारों इक्वल, एक मिनट, चारों था ना, A इज इक्वल्स टू B इज इक्वल्स टू C। हाँ, इसमें क्या होता है, कौन सा वाला कटता है, कोई बताएगा कौन सा वाला कटता है? एनीवन? ये वाला, जल्दी बता दो, ये वाला कि ये वाला, फर्स्ट की सेकंड? अरे देख लो, सेकंड। ठीक, यहां पर कट लगा दिया सर, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इन दोनों पर कट लगा दूंगा सर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, ये और ये पे कट लगा दूंगा सर। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सब पे कट लगा दूंगा। उसके बाद सर इसमें मैं क्या करूंगा, सबको इक्वल टू रख दूंगा, बस ये एंगल 60 डिग्री हो जाएगा, यहाँ 90 डिग्री था। और लास्ट वाले में क्या हो जाएगा, ये ऐसा, अल्फा बीटा 90 और आपका गामा 120। याद हो गई चीजें, एकदम इजी है यार। क्या आपको लगता था आप इतना बड़ा टेबल ऐसे याद कर पाते? ठीक, अब क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे। मोस्ट सिमेट्रिकल मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम, आंसर क्या आएगा, मोस्ट सिमेट्रिकल क्रिस्टल सिस्टम। और मोस्ट डिस्टॉर्टेड क्रिस्टल सिस्टम। मोस्ट सिमेट्रिकल मतलब हर जगह सिमेट्री हो, देखो हर जगह सिमेट्री है और 90 डिग्री है, तो आंसर क्या आ जाएगा, क्यूबिक। मोस्ट डिस्टॉर्टेड मतलब सब नॉन इक्वल हो जाएं, नॉन इक्वल नॉन इक्वल नॉन इक्वल नॉन इक्वल, ट्राइक्लिनिक। बेटा मोनो नहीं है, ट्राई है, देख ले। ठीक है, मोनो में तो अल्फा और बीटा इक्वल है ना, देख लो। ओके, चलो ट्राइक्लिनिक। तो ये क्वेश्चन आपको जेई में पूछ चुका है 2 बार। अगर इसके अलावा भी अब वो कुछ क्वेश्चन पूछना चाहे तो हम तो अपने ट्रिक से सब चीज कर सकते हैं। क्या मेरी बात आपके लिए अच्छे से क्लियर हो गई है क्या, देख लो। ठीक, ओके ओके। इसके बाद एक लास्ट चीज बच गई हमारी, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। सर ये भी पूछता है, ऐसा क्वेश्चन भी पूछता है कि बताओ
ऑर्थोरोम्बिक में कितने टाइप के यूनिट सेल होते हैं? मान लो मेरे पास एक क्रिस्टल सिस्टम है बड़ा सा, अब इसमें छोटे छोटे यूनिट सेल्स हैं, तो अब कितने टाइप्स के हैं वो भी पूछा जाता है। तो आपको ये तो याद ही है, CTO क्या था, TMMH, MTTH जो भी था, MTTH, ठीक है। तो आपको ये तो याद ही था, तो आपको याद कैसे करना है देख लो यहाँ पे, 3-2, 3-2, 4-2, 1-1-1, याद रहेगा क्या? देख लो, क्या बोलोगे आप? 3-2, 4-2, 1-1-1, बस फिनिश। लोगों को ना भाई घंटों लग जाते हैं, आपको पता है ये चीज को याद करने में, लोगों को ना घंटों लग जाते हैं ये चीज याद करने में, क्योंकि ये पूरा रट्टाफिकेशन वाली चीज है। तो इसको जितना मजे से खा लो ना, नंबर उतना इजी आ जाएगा। ये अपने जितना मजे से खा लेंगे उतना ज्यादा। ठीक, तो सबको क्लियर हो गया? ऐसा वाला टेबल बना लेना सर, CTO यहां पर अपन ने बनाया था, CTO MMTTH, यहाँ पे 3-2, 4-2, 1-1-1, ये इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल्स हो गए। ठीक है, नहीं एग्जाम्पल और नहीं कर रहे हैं, इससे ऊपर कुछ नहीं आएगा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल्स याद नहीं रहते, मतलब का क्या मतलब है आपका? हाँ हाँ, मैं इसी की बात कर रहा था। चलो, कौन सा एग्जाम्पल्स की बात कर रहे हो मेरे को समझ नहीं आया। यश एक बार थोड़ा सा मेंशन कर दो, तब तक मैं आगे बढ़ता हूँ। यहां तक सबको क्लियर है राइट? चलो, तो सर अब हम लोग ठहरे इंडियन, ठीक है, हमको इजी चीजें पसंद है। तो मेरे को एक बात बताओ, अगर हमको इजी चीजें पसंद है, अगर ये हमको इजी चीजें पसंद है, तो हम मोस्ट सिमेट्रिकल वाले को पढ़ें कि मोस्ट डिस्टॉर्टेड वाले को पढ़ें? चलो सोच के बताओ, अगर हम इंडियन हैं, हमको इजी चीजें पसंद है, तो हम सिमेट्रिकल को पढ़ेंगे कि डिस्टॉर्टेड को पढ़ेंगे? ऑब्वियस सी बात है, सिमेट्रिकल पढ़ेंगे। तो आज अभी से जो आगे पूरी बातें होंगी वो होगी आपकी कौन से सिस्टम की? सबसे सिमेट्रिकल था क्यूबिक, तो अब हम पढ़ेंगे आगे से पूरे क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक है, क्यूबिक क्रिस्टल सिस्टम। ठीक, क्यूबिक में मेरे को बोलने की शायद जरूरत ना हो, मैं अगर आप चाहो तो आपके इच्छा के लिए मैं थोड़ा सा बना भी देता हूं, थोड़ा सा सुंदर। ओके, पता नहीं कुछ इस टाइप का कुछ बनेगा, आई डोंट नो। ठीक, ये ऐसा आपका पूरा क्यूबिकल सिस्टम है जो कि एक्स वाई और जेड एक्सिस के साथ पूरा अपना खेल खेल रहा है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई, दिस इज जेड। अगेन जो इंटरसेप्ट होंगे वो होंगे ए, बी और सी, और जो एंगल्स होंगे वो होगा अल्फा, बीटा और गामा। ये सारे इक्वल होंगे क्योंकि क्यूबिकल है, ये भी सारे इक्वल होंगे और 90 डिग्री होंगे। क्लियर है क्यूबिकल सिस्टम? चलो चलो, ओके सर, मेरे को बताएंगे भैया इसमें कॉर्नर्स कितने आते हैं? गिनो गिनो गिनो, कितने कॉर्नर्स आएंगे? सर 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कॉर्नर्स आएंगे। सर फेसेस कितने आ रहे हैं? 2 लेफ्ट, 2 आगे पीछे, 2 ऊपर नीचे, 6। और सर एजेस कितने आ रहे? एज किसको बोलते हैं हम? एज किसको बोलते हैं? इसको। ऊपर 4, नीचे 4, इधर 8 9 10 11 12, ये आ गया 12। किसी को काउंट करने में दिक्कत तो नहीं सर? बेसिक सी, ये तो हम बचपन में पढ़ते हैं, क्लास 3 में क्यूब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग। ओके, अब मेन आते हैं। सर मान लो कि हमने बोला कि एक पार्टिकल है, मान लो मैंने आप बोला, ध्यान से देखना ठीक है, मान लो आपको बोला जैसे ये पार्टिकल है, ये वाला, ठीक है, ये गोल, ये कॉर्नर पे बैठा है। ये क्या बैठा है सर? ये कॉर्नर पे बैठा है। तो अब सर आपको नहीं लगता इसका कुछ पार्ट तो बाहर है? इसका कुछ पार्ट तो बाहर है, मैं आपको फिर से दिखाता हूं, देखो यहां पर इतना पार्ट तो बाहर है और सिर्फ इतना सा अंदर है। मतलब सर्टेन अमाउंट जो है केवल वही कंट्रीब्यूट कर रहा है यूनिट सेल बनाने में। समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? आपको क्या समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा हूं? तो जो कॉर्नर है वो केवल अपना 1/8 पार्ट जो है वो कंट्रीब्यूट करता है यूनिट सेल बनाने में। मतलब उसका बाकी का 7/8 पार्ट क्यूब के बाहर रहता है, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट। क्लियर है? समझ में आ गया? तो कॉर्नर क्या करता है? केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन करता है यूनिट सेल बनाने में। फेस कितना करता है? फेस के लिए पार्टिकल्स
अगर फेस में कोई पार्टिकल है, मान लो ऐसा, तो उसका सिर्फ आधा पार्ट, आपका पूरा स्फीयर का आधा पार्ट अंदर रहता है और आधा पार्ट बाहर रहता है, तो फेस कितना कंट्रीब्यूशन करता है, 1/2, ठीक है। और आपका लास्ट, आपका एज कितना करता है, अगर कोई मॉलिक्यूल एज में बैठा है तो 1/4। टोटल कॉर्नर्स 8 होते हैं, टोटल फेसेस 6 होते हैं और टोटल एज 12 होते हैं। अगर इसमें हम पार्टिकल को बैठा दे तो केवल 1/8 कंट्रीब्यूशन आता है, इसमें केवल हाफ कंट्रीब्यूशन आता है और केवल इसमें 1/4 कंट्रीब्यूशन आता है। फॉर अगर मैं आपको एग्जांपल बोलूं कि अगर हम एक लैटिस बना रहे हैं, ठीक है, अगर हम एक लैटिस बना रहे हैं, मैंने आपको क्वेश्चन दिया मान लो जेई में, तो मैंने आपको बोला कि ए जो है वो आपके ऑल कॉर्नर्स ले रहा है, ठीक है, वो आपके ऑल कॉर्नर्स ले रहा है ए पार्टिकल। मैंने आपको बोला बी पार्टिकल जो है वो ऑल फेसेस ले रहा है, ठीक है सर जी। और मैंने आपको बोला सर जो सी पार्टिकल है वो ऑल एजेस में जा रहे हैं। तो मेरे को एबीसी में फॉर्मूला बता दो, आप मेरे को एबीसी में फॉर्मूला बता दो क्या होगा। चलो एवरीवन कम ऑन गाइस। हाँ मेरा टेलीग्राम ग्रुप है ना भैया, बिल्कुल है। आंसर आंसर कितना आया भैया इसका, AB3 C3 सब कह रहा है। कॉर्नर्स का है तो ए का क्या हो जाएगा, 8 कॉर्नर्स है और एक का कंट्रीब्यूशन 1/8 है तो 1, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल भी बोलते हैं, ठीक है। बी फेसेस 6 हैं, एक का कंट्रीब्यूशन 2 है तो 3 आ गया। एजेस 12 है, एक का कंट्रीब्यूशन 1/4 है तो 3 आ गया। सबका आंसर AB3 C3 आंसर आ गया होगा। ऐसे क्वेश्चन जेई मेंस में, ठीक है, छोटे छोटे जेई मेंस में, बड़े बड़े जेई मेंस में ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं अब अपन आगे, इंपॉर्टेंट दैट इज टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। मजा आ रहा है सर, एकदम बेसिक से चल रहा हूं, हर चीज सिखा रहा हूं, मेरे ख्याल से इसके बाद नंबर गलत हो ही नहीं सकते। ठीक है सर, टाइप्स ऑफ यूनिट सेल दो टाइप के होते हैं सर, एक होता है प्रिमिटिव, अब यहां से इंपॉर्टेंट है जो मेंस में पूछता है, और यहां पर आता है आपका नॉन प्रिमिटिव। ठीक है सर, दो ही टाइप के होते हैं। सर व्हाट इज प्रिमिटिव, प्रिमिटिव यूनिट सेल वो होता है जहां जो मेरे पार्टिकल्स हैं वो केवल और केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो, वो केवल और केवल कॉर्नर्स में प्रेजेंट हो। ओके सर, मान लिया आपने बोला तो। और नॉन प्रिमिटिव ऐसा होता है जहां मेरे पार्टिकल्स कॉर्नर्स में तो प्रेजेंट होते ही होते हैं, साथ में अदर जगह भी होते हैं। क्या इसमें कोई डाउट है? नहीं। तो सर अगर अदर जगह होते हैं तो आप इसको फर्दर क्लासिफाई करो। मैं बोला ठीक है भाई, कर देता हूं। ये लो, एक होता है फेस सेंटर्ड एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, एक होता है बॉडी सेंटर्ड बीसीसी, और एक होता है एज सेंटर्ड ईसीसी। क्लियर है सबको? कॉर्नर में भी रहेगा, फेस में भी रहेगा, कॉर्नर में भी रहेगा, बॉडी में भी रहेगा, कॉर्नर में भी रहेगा और एजेस में भी रहेगा। ठीक है, आपको कभी भी मेंस में ये नहीं पूछा जाएगा, देख लेना, आप हिस्ट्री निकाल लो मेंस की। ठीक है सर, चलो यहां पर z की वैल्यू निकालते हैं, जो कि z क्या होता है सर, इफेक्टिव नंबर ऑफ पार्टिकल। ठीक है, इसको हम सिंपल क्यूबिक भी बोलेंगे, जो भी बोले ना आपको। ठीक है, ओके चलो, z की वैल्यू निकालेंगे कॉर्नर्स में, 1/8 इंटू 8 कितनी आ गई z की वैल्यू 1। इसमें z की वैल्यू कितनी आएगी आप निकाल लोगे, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं, 4। z की वैल्यू 2, z की वैल्यू ईसीसी में कितनी आ रही है, ईसीसी में z की वैल्यू कितनी आ रही है निकाल के बता दो, याद नहीं मेरे को, 2 आ रही है क्या? ठीक है, ईसीसी वैसे पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब सर क्या हम ऐसे निकालते रहेंगे? बिल्कुल नहीं, आप उस प्रिमिटिव को सिंपल क्यूबिक भी बोलोगे, है ना, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी, बीसीसी, और बस, और नहीं पढ़ना है। इसके 4 चीज हमको स्पीड से याद होना चाहिए। सबसे पहले z की वैल्यू 1, 4, 2। ठीक है, ओके, और अपने को क्या याद होना चाहिए, रेडियस के बारे में। ठीक है, रेडियस के बारे में, व्हाट इज a एंड व्हाट इज r, पहले हम ये समझ लेते हैं। व्हाट इज r, रेडियस ऑफ पार्टिकल,
रेडियस ऑफ पार्टिकल, जो हमारा छोटा वाला पार्टिकल है ना ये वाला, इसका रेडियस। व्हाट इज ए? एज लेंथ किसकी? पूरे क्यूब की। ठीक है, जैसे ये हमारा क्यूब बनता है ना और उसके अंदर पार्टिकल्स हैं, तो ये हमारा ए हो गया और ये रेडियस आर हो गया। ठीक है, तो सबके में हमको इनके बीच का रिलेशन याद होना चाहिए। अब आप इसको प्रूफ करने के चक्कर में मत पड़ना, फंस जाओगे भैया। ठीक है, आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। ए इज इक्वल्स टू 2r, √2a इज इक्वल्स टू 4r और √3a इज इक्वल्स टू 4r। यहां पर खेल खत्म। a इज इक्वल्स टू 2r, √2a इज इक्वल्स टू 4r, √3a इज इक्वल्स टू 4r। ये याद होगा तो मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। ठीक, क्लियर है क्या? देख लो, कोई दिक्कत? नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए। नेक्स्ट आपको कोऑर्डिनेशन नंबर याद होना चाहिए। चलो सबसे पहले मैं एक बात बता दूं, कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल का कितना होता है या प्रिमिटिव का, जो भी बोल लो। सिंपल का कितना होता है? आई थिंक सो 8 होता है अगर मेरे को याद है तो। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं भाई, नॉट जेड, दिस इज जेड। मैं कोऑर्डिनेशन नंबर पूछ रहा हूं, 6 होता है कि 8 होता है? 6 होता है, चलो ठीक है। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर, मेरे को बताने की जरूरत है क्या? यहाँ पे 12, यहाँ पे 8। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन नंबर? मान लो मैं बोलूंगा मेरा नाम विपुल है और मेरे अगल बगल में 6 लोग खड़े हैं। ठीक है, तो मेरे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो गया? 6। ठीक है, क्लियर? तो आपका ये चीज याद हो गई। लास्ट आपका आता है पैकिंग फ्रैक्शन। अब मैं आपको बता दूं पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है। पहले तो मैं ये बता देता हूं व्हाट इज पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन होता है कि आपके मॉलिक्यूल्स कितने ज्यादा पैक्ड हैं, क्योंकि देखो पैकिंग भी होगी और कुछ खाली जगह भी बचेगी, है ना? तो कितना परसेंटेज है कि आपका मॉलिक्यूल जो है वो पैक्ड है, आपका क्यूब जो है पैक्ड है। अभी अगर पूरा क्यूब है तो अब इसके अंदर पार्टिकल्स भरे हैं, तो कहीं कहीं तो खाली जगह भी होगी ना। कहीं कहीं जैसे ये खाली जगह, ये देखो ये वाली, तो कितना परसेंट पैक है उसको हम बोलते हैं पैकिंग फ्रैक्शन। सिंपल रखो चीजों को, याद है आप लोग को डायरेक्ट पैकिंग फ्रैक्शन सिंपल क्यूबिक का रटा होता। मैं अभी फ्रैक्शन लिख रहा हूं, आई एम राइटिंग फ्रैक्शन 0.52, 0.74, इफ आई एम नॉट रॉन्ग बता देना आप लोग, है ना? और यहां पर 0.68 आई गेस। ठीक, दिस इज फ्रैक्शन सर, दिस इज पैकिंग फ्रैक्शन। अगर मैं पैकिंग परसेंटेज बोलूं तो 52%, 74% एंड 68%। अभी जेई मेंस में आ जाए 26%। सिंपल है एकदम। खाली जगह पूछा है, अगर पैक 74 कर रहा है तो खाली कितना होगा? 26। दिस वॉज द लेवल ऑफ जेई मेंस। क्लियर है? ये अगर आपको चारों चीज याद है तो आप मेंस के बहुत सारे क्वेश्चन इजीली कर लोगे। ध्यान से देख लो ऊपर वाला। ठीक है, ये z की वैल्यू है, याद रखना ये सबसे इंपॉर्टेंट होती है। अगर मैं आपको बोलूं कि सर मेरा ए पार्टिकल BCC बना रहा है, तो आप ए का फॉर्मूला कितना लिखोगे? अगर मैं बोलूं कि ए जो है वो BCC बना रहा है, तो आप ए का फॉर्मूला क्या लिखोगे? A2। क्या लिखोगे? A2। ठीक है, याद रखना। अगर FCC बना रहा होता तो A4, और अगर सिंपल क्यूबिक बना रहा होता तो A। मतलब आपको समझ में आ गया? वही जेड वाला है, वही जेड वाला सीन है जो अपन कर रहे थे। ये आप लोग नोट डाउन कर लोगे अगर किसी के पास नोटेड नहीं होगा तो। चलो मेरे को 1 मिनट का रेस्ट दो, मेरा गला सूख गया। और बताओ भाई क्या चल रहे हैं? ये हमने पढ़ लिया, अब हम वॉइड्स के ऊपर चलते हैं। बहुत मजा आएगा वॉइड्स, और वॉइड से ही क्वेश्चन आ रखे हैं, है ना? बहुत इजी इजी। फिर रेडियस रेशियो हो जाएगा और शाम के हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। आज देखना शाम के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एंड आई गारंटी सबसे क्वेश्चन लग रहे होंगे मेरे भाई। जितने लोग बैठो ना, सबसे क्वेश्चन इजिली बनेंगे यूं। चलो मेरे को एक बात बताओ, अभी तक लेक्चर में क्या डाउट आया या क्या दिक्कत हो रही है? इतने इजी चैप्टर में, इतने इजी चैप्टर में +4 लाने में क्या दिक्कत होगी बताओ?
डाउट? पक्का, नो दिक्कत। अच्छा मेरे को एक बात बताओ, किसने किसने अपने जुलाई अटेम्प्ट में सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन सही किया था? किसने किसने? अजान आपने किया था? अच्छा, वैसे तुम लोगों ने काउंट किया क्या किसका कितना नंबर आ रहा है? 46 में से किसी का अपना, अच्छा आया ही नहीं था, ऐसे कैसे हो सकता है? सॉलिड स्टेट का क्वेश्चन नहीं आया था क्या? क्वेश्चन ही नहीं आया? अच्छा हो सकता है एक आध पेपर में नहीं आया हो, चलो ठीक है। अरे बाप रे, ऐसा भी किया है क्या इसने? भैया मैं अभी आई हूँ, कितने देर पहले शुरू किया, 12 बजे। अच्छा, किसी किसी के में नहीं था। चलो, आपको अपना स्कोर पता है क्या? किसी ने काउंट किया अपना जुलाई का स्कोर? एनीवन जो 150 या उससे अबव स्कोर कर रहा हो? एनीवन जो 150 या उससे अबव स्कोर कर रहा हो? 187। अर्नव, आपका कौन सा शिफ्ट था? अजान 140, बहुत बढ़िया। एनआईटी एक मिलने के बहुत चांसेस है, उसको पुश करो, आ जाएगा। ठीक है, ठीक। अर्नव कौन सा सेशन था? क्लास्टन, वेलकम टू द लाइव क्लास। पूजा, वाह। देख रहे हो भाई, पहले क्लास्टन आता है क्लास में, जो कि एक पूरा अंग्रेजी नाम है, और उसके बाद सीधा इंडिया। पूजा, मैथ 70 प्लस, फिजिक्स 60, केमिस्ट्री में 20। चलो आपके केमिस्ट्री को 70 तक लेके जाएंगे। 20, अच्छा 20, दो। अच्छा सेकंड शिफ्ट था 20 का, चलो ठीक है। फिजिक्स इजी आ रखी थी शायद उस शिफ्ट में, ऐसा मेरे को किसी ने बोला था। 20 जुलाई सेकंड शिफ्ट, ठीक है। चलो, यहां तक नोट हो गया। अपन वॉइड्स में जाएंगे, है ना? भाई ये चीज मैंने नई चीज देखी है, जरा देखो। दादी अनुषा, दादी अनुषा, अनुषा आप दादी बन गए हो। चलो एक चीज मेरे को बताओ भाई, जैसे मैं वोडाफोन आइडिया की सिम यूज करता हूँ और एयरटेल की यूज करता हूँ, ठीक है, और एक हमारी जियो होती है ना? तीन ही मेन सिम है शायद इंडिया में जो अभी यूज हो रही होगी, राइट? तो अगर मैं जियो में रिचार्ज ना कराऊं, ठीक है, अगर मैं जियो में रिचार्ज नहीं कराता हूं, तो मेरे ख्याल से इनकमिंग चालू रहता है हमेशा, है ना? इनकमिंग हमेशा चालू रहता है जियो में। लेकिन एयरटेल और वोडाफोन में अगर मैं रिचार्ज ना कराऊं, तो कुछ समय बाद इनकमिंग भी बंद हो जाता है क्या? यानी सिम ही बंद हो जाती है क्या? ये मेरे को लग रहा है, क्योंकि एयरटेल में मेरे को मैसेज आया है। अब भाई मैं ऐसा तो नहीं हूँ दोनों में रिचार्ज कराऊंगा, इतना अच्छा तो मैं नहीं हूँ। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट पूछ रहा हूँ, मेरे को डाउट था। हो सकता है तुम लोग भाई महान आदमी ये सब करते रहते हो, तो मैं अब यार इसमें कराता हूँ, तो अब मैं अब इसमें भी क्यों कराऊं भाई 400-500 पर मंथ का? तो अब ये बोल रहा है कि तुम्हारा नंबर ही बंद कर देंगे करके, आएगा ही नहीं। तो मेरे को पता चला कि 49 रुपीज का शायद रिचार्ज होता है पर मंथ सिम चालू रखने के लिए। वाह बोला मैं, ठीक है भैया। भैया क्या करोगे, इतने पैसों का रिचार्ज करा लो भाई। रिचार्ज का पूरा मेरे ही ऊपर है, ठीक है। मैं मॉम के में भी करता हूँ, ठीक है, मैं डैड के में भी करता हूँ, खुद के में करता हूँ, और ब्रॉडबैंड में भी करता हूँ। सोचो मेरा खर्चा कितना आता है भाई पर मंथ। आप अगर पकड़ लो कितना है आजकल, 600 या 200 पकड़ लो, 200, 200, 200, और यहाँ पर मेरा आता है 930 रुपीज। तो कम से कम 1600 तो मैं पर मंथ मेरा रिचार्जेस में ही जाता है, ठीक है। नहीं मिलता हमको कोई रिचार्ज, रिचार्ज नहीं मिलता है, ठीक है। हमको कुछ भी रिचार्ज टाइप का नहीं मिलता है। चलो अपन स्टार्ट करेंगे वॉइड्स। सिस्टर ब्रदर का नहीं करते क्या? मेरा सिस्टर है एक जिनकी शादी हो गई है, तो ब्रदर तो कोई है नहीं, ठीक है। चलो वॉइड स्टार्ट करें, और वॉइड कंप्लीट करके अभी अपन करेंगे। चलो वॉइड स्टार्ट करते हैं। सर मेरे को ना लाइन से आप लोग बताते चलो, मैं आप लोग का टेस्ट लेता हूं कितने वॉइड्स आपको याद हैं। चलो सबसे पहला लाइन से, मेरे वाले लाइन से आपको कौन कौन से वॉइड्स याद हैं? 5 वॉइड होते हैं, बहुत बढ़िया। स्टार्ट करें। सबसे पहला ट्रायंगुलर, बहुत बढ़िया। सेकंड, सेकंड एनीवन? टेट्राहीड्रल।
वॉइड के नाम बता रहा हूं। वॉइड मतलब क्या होता है, जिसको नहीं पता होगा, छेदा, ठीक है। टेट्राहीड्रल, इसके बाद स्क्वायर प्लेनर, बहुत सुंदर, अति सुंदर। उसके बाद ऑक्टाहीड्रल, और उसके बाद लास्ट क्यूबिकल वॉइड। 5 सर हमको आता है, हम बहुत होशियार आदमी है, ठीक है। चलो अब मैं आपको पहले ना एक चीज याद करता हूँ कि आपको इनको वॉइड्स में आपको याद क्या करना है, ठीक है। आपको इनको वॉइड्स के बारे में पता चला, हमें 5 छेदों के बारे में पता कर लिया। अब समझना क्या, आप समझो, ठीक है। समझ लो मैंने यहां पर 4 पार्टिकल रखे हैं। सो सर ये जो पार्ट है ना, ये इसको हम क्लासिफाई करते हैं एज अ वॉइड। समझ में आ गया, क्लियर है एकदम। चलो अब मान लो मेरा इसका रेडियस है आर। कैपिटल आर कौन सा होता है और स्मॉल आर कौन सा होता है, कोई बता सकता है? पैकिंग नहीं पढ़ा है मेरे को पता है तनिष्क भाई, अभी मेरी पैकिंग बची है। स्क्वायर प्लेनर पे मेरे को टेंशन मतलब है, सब पता है मैं क्या क्या पढ़ाना है, ठीक है। पैकिंग इसके बाद है, मैंने सोचा पहले वॉइड का कंट्रीब्यूशन भी बता देता हूँ, ओके। चलो उसके बाद डेंसिटी भी आएगा भाई, टेंशन मत लो भाई शिवनाथ जी। आप ये पूजा होती है आपकी, टेंशन मतलब सब चीज आएगी, एक एक करके आएगी भाई, धीरे 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 धैर्य रखो, ठीक है। अपने को ना ड्यूरिंग वो 3 चीज आपको पता होनी चाहिए, पता है। एक होता है आपका कि आपके पास पेशेंस होना चाहिए, उसके बाद आपको कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ठीक है। पहले तो पेशेंस भी रखो, कूल डाउन, फिर आपको लंबे समय तक कंसिस्टेंट भी रहना है और आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। ये मेरे को एक मैम ने बताया तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये काफी मेरे को अच्छा लगा वो बताया। तो ड्यूरिंग जेई प्रिपरेशन या नीट प्रिपरेशन, ये 3 चीज का आप थोड़ा सा रखे करो, ओके। चलो ये सर हम होगा, स्मॉल आर क्या हो गया हमारा, पार्टिकल का रेडियस। आर क्या हो गया, रेडियस ऑफ पार्टिकल, कोई दिक्कत इसमें नहीं। कैपिटल आर क्या होता है, एनीवन, व्हाट इज कैपिटल आर, रेडियस ऑफ वॉइड, रेडियस ऑफ वॉइड। तो सर हमको इन 5 वॉइड में याद क्या करना है पता है, आर और आर के बीच में रिलेशन, आर और आर के बीच में रिलेशन, और उससे ही आपका रेडियस रेशियो वाले क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक है। ओके, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कर लेंगे, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर भी कर लेंगे। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर बता ही देता हूं, इसका होता है बेटा 3। टेट्राहीड्रल का ऑब्वियस ही बात है कितना होगा, 4। इसका कितना होगा, 4, है ना। इसका कितना होगा, 6, और इसका कितना होगा आपका 8। मैं कहीं पे गलत लिखा हूं क्या, कहीं पे क्या मैं गलत लिखा हूं, देख लो, क्लियर है सब चीज। उनको आर और आर के बीच में रिलेशन देखना मैं कैसे लिख रहा हूं, आर इज इक्वल टू 0.155 आर, ठीक। आर इज इक्वल टू 0.225 आर, आर इज इक्वल टू 0.414 आर, ऐसे आप लोग को भी याद होना चाहिए। आर इज इक्वल टू 0.414 आर, आर इज इक्वल टू 0.732 आर। किसको किसको ये याद था, जैसे अपने को याद है। अगर ये आपने कर लिया तो आपके पूरे जो है वो इजीली क्वेश्चन हो जाएंगे वॉइड के। किसको किसको ये याद है, अगर नहीं है तो मेरे साथ कर लो भाई, एकदम मजा आ जाएगा। बड़ा आर इज वॉइड ऑफ रेडियस, सॉरी वॉइड ऑफ रेडियस, रेडियस ऑफ वॉइड, सॉरी। और व्हाट इज स्मॉल आर, रेडियस ऑफ पार्टिकल, क्लियर है। मतलब पूरे पार्टिकल के रेडियस को मैं इतने टाइम्स मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा इसका आर आ जाएगा, ठीक। ये अपने को क्यों याद रखना है, रेडियस रेशियो का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब बहुत मजा आएगा, ठीक है। यार इसमें कुछ लॉजिकल भी क्या है, क्या मतलब भाई इससे तुम्हारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, ठीक। तो ये सबको याद रखना है एकदम। मेरे को तो याद है 155 आता है, फिर 225 आता है, फिर 414 आता है, और लास्ट में 732 आता है, ठीक है। नहीं 2 डेसिमल तक मत करो, 3 तक करो, ठीक है। ये याद हो गया सबको, भी ये याद हो गया। तो क्या होता है सर, ट्रायंगुलर वॉइड, टेट्राहीड्रल वॉइड, स्क्वायर प्लेनर वॉइड, ऑक्टेड्रल, क्यूबिकल वॉइड। सर ये 3 का मतलब क्या है, कोई बताएगा? ये कोऑर्डिनेशन नंबर है ना, 3 का मतलब क्या है, मतलब वॉइड के अगल बगल कितने पार्टिकल हैं बे, 3। दिस इज क्यूबिकल ट्रायंगुलर वॉइड, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड, और उसके पास 3 अलग अलग पार्टिकल उसको घेर रखे हैं। क्या मेरी बात क्लियर है?
या कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है क्या? क्या आप लोग इसको याद कर लोगे जैसे मेरे को याद है? सर आपने इसी सर आपने इसी लाइन से क्यों पढ़ाया? ट्रायंगुलर, टेट्रा, स्क्वायर, ऑक्टाहेड्रल, क्यूबिकल। क्यूबिकल पहले क्यों नहीं पढ़ाया? क्योंकि देखो मैं इंक्रीजिंग वे में पढ़ाना चाहता था। 155, 225, 414, 414, 732। क्लियर है चीजें? चीजें क्लियर है? ओके। इसके बाद नेक्स्ट चीज अपन आते हैं। मैं आपको क्या पढ़ाना चाह रहा था, वो मैं कंट्रीब्यूशन बनाने से पहले मैं आपको रेडियस रेशियो पढ़ा देता हूं, आप कनेक्ट कर पाओगे उस चीज को। रेडियस रेशियो, व्हाट इज रेडियस रेशियो, जिसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, राजस्थान रॉयल्स। ठीक है, व्हाट इज आर? रेडियस ऑफ कटायन अपॉन रेडियस ऑफ अनायन का रेशियो इज कॉल्ड एज रेडियस रेशियो। ठीक, अब होता क्या है, हमको रेडियस ऑफ कटायन दे दिया जाता है, रेडियस ऑफ अनायन दे दिया जाता है, कोऑर्डिनेशन नंबर दे दिया जाता है और बोलता है कि चलो बताओ कौन सा वॉइड होगा, चलो बताओ कौन सा वॉइड होगा। ठीक, फॉर सपोज मेरे को रेडियस ऑफ कटायन दे दिया x, रेडियस ऑफ अनायन दे दिया y, तो मैं क्या करूंगा, रेडियस रेशियो निकाल लूंगा x बाय वाई। अगर मान लो ये आया 0.200, मान लो ये इतना आया, ठीक है, मैंने मान लिया। अब मेरे को बताओ कि कौन सा वॉइड होगा अगर ये रेडियस रेशियो आया है, तो ये आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब हमको यहां तक तो हमने निकाल लिया, अब हमारा ट्रिक काम आएगा। हमको पता चल गया हमारा रेडियस रेशियो आया 0.200, तो आपको ऐसी वैल्यू सेलेक्ट करनी है इस टेबल में से जो इसके इक्वल हो या इससे लेस हो। ठीक है, तो इक्वल में 225 दिखा सर, लेकिन वो इक्वल तो नहीं है, तो 225, तो उससे जस्ट लेस 200, कौन सा आएगा 155, उससे जस्ट लेस। अब 225 को तुम पकड़ सकते हो क्या? क्या तुम 225 को सेलेक्ट कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला या तो इक्वल होना चाहिए या तो लेस होना चाहिए, तो ये तो बड़ा है, तो कौन सा आएगा 155। तो आंसर क्या आ गया? ट्रायंगुलर। अगर 0.220 रहा तो ट्रायंगुलर, अगर 0.224 रहा तो ट्रायंगुलर। फीलिंग आ गई क्या? लेकिन जैसे ही 0.226 हो गया या 5 हो गया, तो आंसर क्या आ जाएगा? टीट्राहीड्रल। समझ में आ गया क्या? देख लो देख लो देख लो, क्लियर है? तो रेडियस रेशियो वाले क्वेश्चन समझ में आ गया क्या? देख लो, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक, डन। 0.414 रहा तो आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा मेरे भाई, टेंशन मत लो। ठीक है, आपको कोऑर्डिनेशन नंबर पता होगा। ओके जी, चलो यहां तक कोई डाउट नहीं? अब मैं लास्ट चीज बताने जा रहा हूं जिससे क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, ध्यान रखना। अब रेडियस रेशियो को क्वेश्चन हो जाएंगे ना। आर क्या होता है? आर ऑफ कैटायन अपॉन आर ऑफ एनायन। इसको आप एक वैल्यू निकाल लेना एक्स, तो एक्स के इक्वल टू देख लेना टेबल में, और अगर इक्वल टू नहीं हुआ तो एक्स से जस्ट छोटा वैल्यू जो सा टेबल में होगा वो आपका आंसर होगा। ठीक है, लास्ट चीज बताने जा रहा हूं, दैट इज सबसे पहले ऑक्टाहेड्रल वॉइड। याद रखना, इसके बारे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने जा रहा हूं। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, और इस नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, और यहीं पे मैं आपको बता दे रहा हूं टेट्राहीड्रल का नंबर ऑफ टेट्राहीड्रल वॉइड्स इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स नंबर ऑफ पार्टिकल्स, दैट इज जेड। इससे 2 बार क्वेश्चन आया है अभी जुलाई में, अभी जुलाई में 2 बार क्वेश्चन आ रखा है सेम। क्वेश्चन वाज कि ए मेरा एफसीसी बना रहा है, ठीक, और बी मेरा 50% ऑफ
टेट्राहीड्रल वॉइड बना रहा है, तो ए बी का फॉर्मूला क्या होगा, ठीक है, ए और बी में। तो देखो कैसे करेंगे, एफसीसी बना रहे तो जेड की वैल्यू 4, तो ए का वैल्यू कितनी आ गई 4, ठीक है। बी में सर सबसे पहली बात 50%, पहले बात क्या, पहले आप इसमें आ जाओ कि टेट्राहीड्रल वॉइड बोला है। टेट्राहीड्रल वॉइड कितने होते हैं, टोटल कितने टेट्राहीड्रल वॉइड होंगे, मेरे को एक बात बताओ, यहाँ टोटल टेट्राहीड्रल वॉइड कितने होंगे, 2 into 4, ट्वाइस टाइम होते हैं 8, ठीक है। यह पूरा मैं लिख के बता देता हूं, 2 into 4, ठीक है, कितने हो गए आपके 8। अब उस 8 में कितना ले रहा है ये 50%, तो उसका हाफ कर दोगे 4, आंसर क्या आ गया A4 B4। किसको डाउट इसमें, एनीवन हैविंग डाउट, इससे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरा नहीं ख्याल आज के लेक्चर में किसी को भी डाउट होगा, ठीक है। तो वॉइड में आपको सारे वॉइड पता होने चाहिए, पांचों, पांचों के कोऑर्डिनेशन नंबर, पांचों की ये वाली वैल्यू, फिर मैंने आपको रेडियस रेशियो से सॉल्व कैसे करना है ये भी बता दिया, और लास्ट में मैंने ये वाला सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बताई है, ये वाली, ठीक है, ये और ये क्वेश्चन है 20 जुलाई, क्लियर है, ये क्वेश्चन आ रखा है। तो बताओ मेरे क्लास के बाद ये क्वेश्चन इजिली हो जाता, एक बार आपका रिवीजन करवा दूं। अगर प्रिमिटिव है तो पार्टिकल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, अगर पार्टिकल प्रिमिटिव यूनिट सेल बना रहा है तो इसकी 1 हो जाएगी, अगर पार्टिकल एफसीसी बना रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, अगर बीसीसी बना रहा है तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 2, अगर मैं बोल दूं कि वो जो है वो ऑक्टाहीड्रल वॉइड ले रहा है तो जितना जेड होगा उसके बराबर, अगर मैं बोलूं कि टेट्राहीड्रल वॉइड ले रहा है तो 2 times जेड, अगर इसका कुछ परसेंटेज बोल दिया तो उतना परसेंट तुम खेल लेना। ओके, शाम की क्लास है, खत्म करेंगे सॉलिड स्टेट को 6 PM